नमस्ते, शुभ प्रभात। आप सभी को सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबका सपना पूरा कर सकें। माँ सरस्वती आप सबके साथ हमेशा बनी रहें। जो आपको विद्या रूपी धन उन्होंने दिया है वो आप सबके साथ हमेशा साथ रहे। आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जब शुरुआत कर ही रहे हैं तो उन्हें भी याद कर लिया जाए जो हमारे लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और जो हमारे सैनिक भाई थे जो हमारे लिए शहीद हो गए थे, जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, आज उन्हें भी याद करना जरूरी है। 14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिलों पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें से 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके पे हुआ था। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए और इन जो जवान शहीद हुए थे उनको भावपूर्ण सबसे पहले श्रद्धांजलि हम अपनी तरफ से नमन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न था उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसे हम देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? और ये आपको बता दें सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, पहला है ईरान, दूसरा है ओमान, तीसरा सऊदी अरब, चौथा है कुवैत। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। किसान के लिए खुले हैं सरकार के दरवाजे, केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री मुंडा व अनुराग बोले सरकार भी किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है। कहा एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी से नहीं लाया जा सकता। सिर्फ मांग न करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर रचनात्मक पक्ष रखें किसान, ताकि सभी पक्ष समझ सकें। हम चाहते हैं कि किसानों की समस्या का स्थायी समाधान हो और हम कांग्रेस नहीं है जो घोषणा करके पीछे हट जाते हैं। 27,000 करोड़ था सप्रसंग शासनकाल में कृषि के लिए बजट आवंटन, मोदी सरकार ने इसे 1.24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया है। अब आप देख रहे हैं कि किसानों की मांग बढ़ रही है कि जो उनकी फसल है उन्हें एक अच्छी मूल्य पर बेचा जाए, सरकार उन्हें एक अच्छे मूल्य पर खरीदे। तो आइए देखते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसान। सभी तेज फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए मांग कर रहे हैं और फसल का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत 50% अधिक हो। किसानों पर चढ़े कर्ज माफ किया जाए। किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन लागू की जाए। बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द कर दिया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। लखीमपुर खीरी कांड में घायल हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के कारण जिन किसानों पर केस दर्ज हुआ तो उन्हें रद्द किया जाए। प्रदर्शन के दौरान मृत व सुजन को उचित मुआवजा दिए जाने पर परिसर में किए जाने वाली नौकरी दी जाए और कृषि वस्तु, दूध उत्पादन, फल और सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने पर भत्ता बढ़ाया जाए और कीटनाशक, बीजक, उर्वरक अधिनियम संशोधन अधिनियम, बीजों के गुणवत्ता में सुधार किए जाए। ये किसानों की कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो उपद्रव कर रहे हैं। किसानों के उग्र प्रदर्शन में डीएसपी सहित 12 सुरक्षा कर्मी हुए घायल। ट्रैक्टर में राशन के साथ भरे थे ईंट, पत्थर व रोडें और वैगरी रोड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने किया पीछे। अब देख रहे हैं कि पंजाब से हरियाणा, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया। 13 फरवरी को उन्होंने वहां से शुरुआत की है आने के लिए। चलिए देखते हैं इसका क्या निर्णय निकल के सामने आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। दुबई में भारतीय रूप से कार्ड और यूपीआई से अब हो सकेगी बेधड़क खरीदारी। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के समक्ष हुआ अहम समझौता। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर किया हस्ताक्षर। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अभी हाल ही में इसकी भारत में इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे लागू करने वाला एमपीसी यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूरोप के फ्रांस में लॉन्च हुआ था और फ्रांस यूरोप का पहला देश हुआ जहां यह सिस्टम यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च हुआ था। यह ऑनलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए कि
किस नीति के लिए लॉन्च किया गया, तो ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को मतलब पैसे लेने की इधर उधर जरूरत ना पड़े, ऑनलाइन पेमेंट कर सके कहीं भी जाए तो। और अभी हाल ही में श्रीलंका में और मॉरिशस में भी ये लॉन्च हुआ है। जेईई मेंस के पहले चरण में 23 छात्रों के 100% अंक। एनटीए ने तड़के 3 बजे जारी किया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम। दिल्ली में माधव और स्थित ने हासिल किया 100% स्कोर। 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच हुई थी परीक्षा। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो अप्रैल में आयोजित की जाएगी। 11.70 लाख परीक्षार्थी पेपर दिए हैं, जिसमें से 12.21 लाख लोग मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था, और 312 शहरों में आयोजित हुआ था। 544 केंद्र आयोजित किए गए थे परीक्षा के लिए। 11 दिन में परीक्षा का परिणाम घोषित कर एनटीए ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। ये मतलब जो आप जेईई मेंस देख रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दाखिल होता है ना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, उसी की एक परीक्षा हुई है, जिसमें जो माधव है वो दिल्ली के, उन्होंने 100% अंक हासिल किया है। चुनाव में इंटरनेट मीडिया पर कसेगा शिकंजा। लोकसभा चुनाव से पहले इंटरनेट मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग जारी की गाइडलाइंस प्रत्याशियों के साथ ही उनके स्वजन मतलब उन स्वयं और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के इंटरनेट मीडिया पर अकाउंट पर रखी जाएगी नज़र। और इसे जो नज़र रखने के लिए किसी भी एक मुख्य एसडीएम रैंक के कोई अधिकारी या फिर उससे कम के 10 साल तक का आईआईटी क्षेत्र में जुड़ा हुआ कोई अन्य अभिभावक अधिकारी होगा जो इसमें नज़र रखेगा। मतलब क्योंकि आपको पता ही होगा कि चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसी आपका मतलब घटनाएं, मतलब जो झूठी और भ्रामक घटनाएं फैलाई जाती है ना, खबरें फैलाई जाती हैं, उन्हीं को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। चुनाव आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयोग सुकुमार सेन है, तो उसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पुस्तक मेले की प्रदर्शनी में दिख रही जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जीवंत झलक। नई दिल्ली में प्रगति मैदान पर चल रहे विश्व पुस्तक मेले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को मतलब उसकी प्रदर्शनी को दिखाया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर हाउस में वसंत उत्सव। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की माँ सरस्वती की पूजा अर्चना। 7 दिवसीय उत्सव में बदले कश्मीर के दिख रही है झलक। आपको याद है जब से 2019 से 370 धारा और 35A हटाए ना, तब से वहाँ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। पहले कहा जाता था जहाँ मतलब बारूद की गंध आती थी, अब वहीं पाठक और निवासियों के खिलखिलाहट की आवाज़ आती है। ये भारत और यूएई की दोस्ती का जय जयकार का समय है ना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी प्रगति में साझेदार है। भारत और यूएई अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और 7वां सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। दोनों देश दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से लिख रहे हैं बेहतर भविष्य की पटकथा। अब आपको बता दें अलहन मोदी जो एक कार्यक्रम हुआ है अभी हाल ही में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आयोजित हुआ है, उसकी राजधानी अबू धाबी में हुआ है। अभी हाल ही में यूएई के अबू धाबी में हिंदू मंदिर बन रहा था, उसका शुभारंभ करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे। वहीं यह कार्यक्रम आयोजित है, यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, और यह कार्यक्रम वहाँ जो मतलब यूएई में जो लोग रहते हैं, मतलब जो लोग प्रवासी जाते हैं पैसा कमाने के लिए वहाँ गए हैं, और वहाँ जो रहते हैं उनके एक साथ करने के लिए, उनका एकीकरण के लिए यह कार्यक्रम यानी प्रोग्राम आयोजित हुआ है। मतलब एक तरह से इसे कह सकते हैं मीटअप का प्रोग्राम किया, जिसे नाम दिया गया है अलहन मोदी, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अगर हमें यूएई के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसमें यूएई में जो अभी हाल ही में कुछ जो संगठन हुए हैं, तो विश्व की पहली हवाई टैक्सी अभी हाल ही में यूएई अबू धाबी में स्टार्ट हुई है। और दूसरी अगर बात करें और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी हाल ही में मतलब यूएई में भी आयोजित हुआ है। और आपको पता ही होगा COP जो 28 का सम्मेलन हुआ है वो भी दुबई के अबू धाबी में ही आयोजित हुआ है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। गंगा यमुना जल व राजस्थान के बलुआ पत्थर से बना है अबू धाबी में मंदिर। अब देख रहे हैं ना कि बन रहा है अबू धाबी में, मतलब यूएई के अंदर अबू धाबी में हिंदू मंदिर, उसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं।
पीएम सूर्य घर योजना से हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री बोले, इस योजना से 1 करोड़ परिवारों को होगा लाभ। सौर ऊर्जा पर 75 करोड़ रुपए के निवेश, 75 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से निवेश होगा और मुफ्त बिजली की योजना है। अब आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1 करोड़ परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली के बिजली फ्री उपलब्ध कराने वाली थी यह योजना। अभी अब इसका नाम बदलकर चेंज करके इसका नाम चेंज कर दिया गया और योजना वही है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के लिए सरकार 75 करोड़ निवेश करने वाली है और लक्ष्य है 40 गीगावाट रूफ टॉप यानी छत के ऊपर जो पैनल है सोलर ऊर्जा प्राप्त करना है। अगर गीगा की बात करें, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और जो ये महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जिनके बारे में आप लोग जानते रहिए। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछी, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई थी, तो इसे तो आपको पता ही, 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें कितने व्यापार को इसके अंदर कितने प्रकार के व्यापार को शामिल किया गया है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। तो आप लोग से हम बात करते हैं इस समय चुनाव सुधार के बारे में। हमारी सीरीज चल रही है चुनाव सुधार के बारे में। सबसे पहले हमने उसकी रूपरेखा देखी थी और हम लोग देखे थे कि चुनाव सुधार की जरूरत क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि राजनीति की दशा और दिशा में प्रभावित करने वाली जो प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं उसकी बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हमने बात की थी कि जो उच्च न्यायालय और आयोग के द्वारा क्या क्या इसमें सुधार किया गया था। अब हम आज बात करेंगे कि 2000 पहले से जो चुनाव सुधार किए गए थे उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 2000 पहले से जो चुनाव सुधार किए गए थे उसमें क्या क्या है। सबसे पहले था मतदान की आयु कम हुई थी। संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की जो आयु 21 थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों के चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग की नियुक्ति पर माना जाएगा। इस अवधि में ये चुनाव कर्मी आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। नामांकन पत्र को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10% का इजाफा भी दिया गया था। और उसके बाद अगर हम देखें कि 2000 चुनाव से पहले जो और चुनाव सुधार हुए थे, सबसे पहले इसमें था ईवीएम का प्रचलन में आना। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। इस फेज में सबसे बड़ा चुनाव सुधार का है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रचलन में आना। इसका लक्ष्य था चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना, जिसमें से प्राप्त परिणामों का स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और इसे कब शुरू किया था, कब से ये प्रचलन में आई थी, सबसे ज़्यादा कब इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसे आप लोग जरूर बताइए। और किस लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था सबसे ज़्यादा ये प्रचलन में आई थी, जिसे मैंने आप लोग को कई बार बताया है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर उसके बाद पिंक बूथ चुनाव आयोग ने 2018 में चुनाव सुधार के तहत एक नवीनतम प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य था कि महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करना। इस पोलिंग बूथ पर तैनात सभी कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी शामिल हैं। सभी महिलाएं यहाँ होती हैं, यहाँ जो सभी होती हैं सभी महिलाएं होती हैं। यहाँ तक कि जो सुरक्षा कर्मी के लिए लगे रहते हैं वो भी महिलाएं भी होती हैं। मतदाता केंद्र को गुलाबी रंग से सजाया जाता है और कर्मचारी को गुलाबी ड्रेस दी जाती है। इसमें बूथों का इस्तेमाल कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तो ये जब 2014 में महिला मतदाता ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उन्हें और ज़्यादा जागरूक करने के लिए पिंक बूथ योजना को लाया गया था। तो आशा करती हूँ कि 2000 पहले जो चुनाव सुधार हुए थे तो उससे आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब हम कल बात करेंगे 2000 के बाद जो चुनाव सुधार हुए हैं उनके बारे में। आप लोग को जो छोटी छोटी बात बताएं छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। तो इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसके बारे में आप लोग जरूर थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। यह आप लोग का संपादकीय पत्र है। आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। समान नागरिक संहिता का अतार्किक विरोध। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं का विरोध का रवैया बिल्कुल वैसा ही जैसा कि संविधान सभा के उस सदस्यों का था। आपको पता ही अभी हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया गया, विधेयक पारित हुआ है। उसके अभी संविधान अधिनियम नहीं बना, लेकिन अभी जो विधेयक था वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। बस अभी इसमें गवर्नर का हस्ताक्षर भी जरूरी है। उसी के लेकर जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्हें इसका विरोध कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको इस जो कानून है इससे हमारे समुदाय को बाहर किया जाए, मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा जाए, उसे इसमें शामिल ना किया जाए। लेकिन समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी धर्मों के, सभी जो पंथों के लोग होते हैं उनके लिए समान कानूनों की व्यवस्था करना।
ऊर्जा सुरक्षा से ही विकसित बनेगा भारत। पिछले दिन गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन हुआ था। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भारत ने जहां निवेश के अवसर पेश किए, वहीं अपनी ऊर्जा नवाचार क्षमता से विश्व जगत का ध्यान आकर्षित किया। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को टिकाऊ बनाने के लिए साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही हासिल करनी होगी। उम्मीद है भारत ऊर्जा सप्ताह के लिए फैसले इसमें यादगार बनेंगे जो लिए जाएंगे। गैर अनाज खाद्य उत्पादों से बढ़ेगा कृषि निर्यात। एपीडा ने फल, सब्जी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए अब तक की 20 आइटम की पहचान की। किसान उत्पादक संगठनों की कृषि निर्यात के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित, और चावल, चीनी, गेहूं और प्याज जैसे उत्पादकों के निर्यात पर केंद्र ने लगा रखी है रोक। 119 एफपीओ तक अब निर्यातक बन चुके हैं एपीडा की मदद से। एपीडा की बात करें यानी बता दें कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब आपको देख रहे हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में हुआ है ना 8 फरवरी को चुनाव, उसी पे लेकर कौन सी सरकार बनेगी उसी पे लेकर अभी विवाद चल रहा है, क्योंकि जो भी पार्टी थी उन्हें पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला है। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप लोग बस जानते रहिए कि खेल से कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और अभी गुरुवार को टेस्ट इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। ईडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई से निलंबन हटाया। कुश्ती की वैश्विक संस्था ने डब्ल्यूएफआई को दिया निर्देश, पहलवान बजरंग, विनेश और साक्षी के विरुद्ध नहीं करेंगे भेदभावपूर्ण कार्रवाई। आपको पता होगा भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई, इसकी स्थापना 1967 में नई दिल्ली में 1967 में की गई थी। इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष अभी हाल ही में संजय सिंह बने थे, इन्होंने अनीता श्योरण को हटाया था, हरा के बना था। और इसके बाद जब एक साक्षी मलिक है और जो कुश्ती महासंघ की पहली एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद बजरंग पूनिया पद्मश्री अपना लौटा दिया था और देश भर में यही विवाद लेके चला था, उन्होंने विरोध किया था। फिर उसके बाद उसके बाद खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया था, जो डब्ल्यूएफआई के नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष में थे ना, उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन उनको जो निलंबन था उसे अब हटा दिया गया है। उसी को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की हुई शुरुआत। स्टीव चेन, चाड हार्ली और जावेद करीम ने वर्ष 2005 में आज ही वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की शुरुआत की थी। 23 अप्रैल 2005 को यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। समय के साथ यूट्यूब की लोकप्रियता बढ़ती गई और वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु में इंडियन एयरलाइंस का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 1990 में आज ही के दिन इंडियन एयरलाइंस का विमान A320 बोइंग बेंगलुरु के गोल्फ कोर्स पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान के कुछ माह पहले ही इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। जो विमान था उसे कुछ माह पहले ही सौंपा गया था। दुर्घटना विमान में सवार 146 लोगों में 97 की हो गई थी मौतें। 45 से 59 आयु वर्ग के 22 करोड़ भारतीय कमजोरी से प्रभावित, बीमारी से चोट लगने व गिरने का खतरा है। बीएमजे ओपन जर्नल में प्रकाशित हुआ 3 देशों के विज्ञानियों की टीम ने देश भर में किया यह सर्वे। अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने लैग्नीट्यूड एजिंग स्टडी इन इंडिया के आंकड़ों का किया था विश्लेषण। तो यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी ईरान। तो आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 मध्य पूर्व देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य की बात करें तो उसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात है। ईरान GCC का मेंबर नहीं है।
आपको बता दें GCC मतलब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात हो रही है। अतः कथन एक सही है। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। खाड़ी सहयोग परिषद के वर्तमान सदस्य राजतंत्र व्यवस्था से संबंधित हैं। खाड़ी सहयोग परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है, जिसमें से क्या क्या निर्णय लेते हैं। यह अपनी उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रत्येक सदस्य राज्य का अपना एक बोर्ड होता है। मूल मुद्दों पर निर्णय के लिए सम्मित व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रक्रियात्मक मामले पर मुद्दा को बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।